विश्व इतिहास की झलक। विश्व राज्य की भावना। आइए सुनते हैं आज 35वां अध्याय या 35वां पत्र, जिसके लिखने की तिथि है 25 अप्रैल सन 1932। मुझे लगता है मेरी चिट्ठियों से तुम बहुत उकता जाती होगी और उलझन में पड़ जाती होगी। खासकर रोमन साम्राज्य संबंधी पिछले 2 पत्रों ने तो तुम्हारा इम्तिहान ले लिया होगा। हजारों सालों और हजारों मीलों को पार करते हुए कभी मैं पीछे चला जाता हूँ, कभी आगे। और इससे अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ उलझन पैदा हो गई है तो कसूर मेरा है, पर हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते चलो। अगर कहीं मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में ना आए तो परेशान ना होना, आगे पढ़ते चलना। इन पत्रों का उद्देश्य तुम्हें इतिहास पढ़ाना नहीं है, ये है कि तुम्हें उसकी झांकियाँ मिल जाएं और कौतूहल पैदा हो। रोमन साम्राज्य की चर्चा से तुम ऊब गई होगी। मैं मंजूर करता हूँ कि मैं भी तो थक गया हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए हम उन्हें बर्दाश्त कर लें और फिर कुछ दिन के लिए उनसे छुट्टी ले लेंगे। तुम जानते हो आजकल राष्ट्रीयता और देशभक्ति की चर्चा बहुत होती है। भारत में आजकल हमें से करीब करीब सभी गहरे राष्ट्रवादी हैं। इतिहास में ये राष्ट्रीयता बिल्कुल नई चीज़ है और इन पत्रों में हम इस राष्ट्रीयता के जन्म और विकास का शायद कुछ अध्ययन कर सकें। रोमन साम्राज्यों के ज़माने में इस किस्म की कोई भावना नहीं पाई जाती थी। रोमन साम्राज्य सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक महान राज्य था। आज तक ऐसा कोई साम्राज्य या राज्य नहीं हुआ है जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की हो, लेकिन भूगोल के अज्ञान और दूर देशों की सवारी के साधनों और यात्रा में भारी कठिनाई होने की वजह से लोग पुराने ज़माने में अक्सर यही समझते थे। इसलिए रोमन राज्य के साम्राज्य बनने से पहले ही यूरोप में और भूमध्य सागर के आसपास के देशों में वो इसके सारे राज्यों पर हुकूमत करने वाला एक सर्वोपरि राज्य माना जाता था। इसका रौब इतना ज़्यादा था कि एशिया कोचक यूनानी राज्य के परगैमम और मिस्र को इन दोनों देशों के शासकों ने खुद ही रोमन कौम को भेंट कर दिया था। वो ये समझते थे कि रोमन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, चाहे गणराज्य की तरह या साम्राज्य की तरह, रोम का राज भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों के अलावा और कहीं नहीं था। उत्तरी यूरोप के बर्बर लोगों ने इसके सामने सिर नहीं झुकाया और रोम भी इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करता था। लेकिन रोम की सत्ता की हद जो भी रही हो, उसके पीछे एक विश्व राज्य की भावना थी और इस भावना को पश्चिम में उस जमाने के अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया था। रोमन साम्राज्यों का इतने दिन जिंदा रहने का यही कारण था, यहाँ तक कि उसकी असलियत निकल जाने पर भी उसका नाम और प्रताप बहुत बढ़ा हुआ था। एक बड़े राज्य का सारी दुनिया पर हुकूमत करने का विचार रोम की ही खासियत नहीं थी। ये विचार पुराने ज़माने में चीन और भारत में भी था। जैसा कि तुम्हें मालूम है, कैस्पियन समुद्र तक फैला हुआ चीनी राज्य बहुत बार रोमन साम्राज्य से ज़्यादा लंबा चौड़ा रहा है। चीन का सम्राट स्वर्गपुत्र कहलाता था और चीनी लोग उसे विश्व सम्राट समझते थे। ये सही है, कुछ जंगली कौमें और कबीले ऐसे थे जो उत्पात करते रहते थे और सम्राट का हुक्म नहीं मानते थे, लेकिन वो बर्बर समझे जाते थे, जिस तरह रोमन लोग उत्तर यूरोप में रहने वालों को बर्बर कहते थे। इसी तरह भारत में भी शुरू के ज़माने में चक्रवर्ती कहलाने वाले विश्व सम्राटों का जिक्र मिलता है। दुनिया के बारे में उनकी कल्पना वास्तव में बहुत सीमित थी। भारत स्वयं ही इतना बड़ा था कि वो सारी दुनिया इसी को समझते थे और ये ख्याल करते थे कि भारत पर हुकूमत करने वाला सारी दुनिया का स्वामी है। बाहर के दूसरे लोगों को वो मलेच्छ कहते थे। पुराने ज़माने से चली आने वाली कथाओं के अनुसार पौराणिक राजा भरत, जिनके नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है, ऐसा ही चक्रवर्ती राजा माना गया था। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और उनके भाइयों में इसी चक्रवर्ती पद के लिए युद्ध हुआ था। अश्वमेध यज्ञ संसार के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती था और उसका एक प्रतीक था। अशोक भी शायद शुरू में चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था, लेकिन उसका दिल पश्चाताप से इतना भर गया कि उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। इसके बाद भी तुम्हें भारत में गुप्त वंश के राजाओं की और ऐसे कई साम्राज्यवादी राजाओं की बातें सुनने को मिलेंगी जिनकी इच्छा चक्रवर्ती बनने की थी। तुम देखोगी पुराने ज़माने के लोग विश्व सम्राट और विश्व राज्य की बात अक्सर सोचते थे। इसके बहुत दिनों बाद राष्ट्रीयता आई और एक नए किस्म का साम्राज्यवाद पैदा हुआ। इन दोनों ने दुनिया में काफ़ी तबाही मचाई। आजकल भी विश्व राज्य की चर्चा होने लगी है। ये चर्चा किसी महान
साम्राज्य या चक्रवर्ती सम्राट के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह के ऐसे विश्व गणराज्य की है जिसमें कोई राष्ट्र या कौम या वर्ग किसी दूसरे राष्ट्र या कौम या वर्ग का शोषण न कर सके। ये कहना मुश्किल है कि निकट भविष्य में इस किस्म की कोई चीज़ बनेगी या नहीं, लेकिन दुनिया की हालत बुरी है और उसकी बुराइयों को मिटाने का कोई दूसरा तरीका दिखाई नहीं देता। मैंने यूरोप के बर्बरों का बार बार जिक्र किया है। ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि रोमन लोगों ने इनका जिक्र इसी तरह किया है। मध्य एशिया के घुमक्कड़ों और दूसरे कबीलों की तरह ये लोग रोम या भारत में रहने वाले अपने पड़ोसियों से अवश्य ही कम सभ्य थे, लेकिन ताकत का जोश इनमें ज़्यादा था क्योंकि ये खुली हवा में रहने वाले थे। बाद में ये ईसाई हो गए और जब इन्होंने रोम को जीत लिया तब भी ये वहाँ औरों की तरह खूंखार दुश्मन बनकर नहीं आए। उत्तरी यूरोप के आजकल के राष्ट्र गोथ, फ्रैंक वगैरह इन्हीं बर्बर जातियों की संतानें हैं। मैंने तुम्हें रोमन सम्राटों के नाम नहीं बताए, वहाँ ढेरों सम्राट हुए हैं, पर कुछ को छोड़कर बाकी सब बहुत बुरे थे। कुछ तो निरा राक्षस थे। तुमने नीरो का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से तो नीरो से भी बहुत ज़्यादा बुरे थे। आयरिन नाम की एक स्त्री ने सम्राज्ञी बनने के लिए खुद अपने पुत्र को, जो कि सम्राट था, कत्ल कर दिया। ये बात कुंस्तुनतुनिया की है। रोम का एक सम्राट दूसरों के मुकाबले बहुत ऊंचा था। उसका नाम मार्क ऑरेली एंटोनिन था। कहा जाता है कि ये दार्शनिक था और उसकी एक पुस्तक जिसमें उसके विचार और मनन दिए हुए हैं पढ़ने लायक है। पर मार्क ऑरेली के पुत्र ने, जो उसके बाद गद्दी पर बैठा, अपने पिता का हिसाब बराबर कर दिया। ये रोम के सबसे बदमाश गुंडों में गिना जाता है। रोमन साम्राज्य के शुरू के 300 वर्षों तक रोम पश्चिमी दुनिया का केंद्र रहा। ज़रूर ही आलीशान इमारतों वाला बड़ा शहर रहा होगा जहाँ साम्राज्य के कोने कोने से और बाहर से भी लोग आते रहे होंगे। बहुत से जहाज़ दूर के देशों से बढ़िया चीज़ें, खाने पीने की दुर्लभ वस्तुएं और कीमती माल यहाँ लाते थे। कहते हैं हर साल 120 जहाज़ों का बेड़ा लाल समुद्र के एक मिस्त्री बंदरगाह से भारत जाता था। ये लोग ठीक उसी वक्त चलते थे जब बरसात की पुरवैया चलती थी, क्योंकि इनसे इनको बहुत सहारा मिलता था। ये ज़्यादातर दक्षिण भारत जाते थे और कीमती माल लाद कर फिर मौसमी हवाओं के सहारे मिस्र वापस आ जाते थे। मिस्र से ये माल खुश्की और समुद्र के रास्ते रोम भेज दिया जाता था। लेकिन ये सारा व्यापार ज़्यादातर अमीरों के फ़ायदे के लिए था। थोड़े से आदमियों के ऐश आराम के पीछे बहुतों की तबाही थी। 300 से ज़्यादा सालों तक रोम पश्चिम में सब शहरों का सरताज बना रहा। बाद में जब कुंस्तुनतुनिया बसा तो उसका साझेदार बन गया। अजीब बात यह है कि इस लंबे काल में भी रोम ने विचार जगत में ऐसी कोई महान बात पैदा न की जैसी यूनान ने बहुत कम समय में ही कर दिखाई थी। वास्तव में बहुत सी बातों में रोमन सभ्यता यूनानी सभ्यता की एक हल्की छाया मालूम होती है। कहा जाता है एक बात में रोमन लोगों ने बहुत बड़ी पहल की थी और वो है कानून। आज भी पश्चिम देशों में वकीलों को रोमन कानून पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यूरोप में कानून के बहुत बड़े हिस्से की बुनियाद यही माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की रोमन साम्राज्य से अक्सर तुलना होती है। आमतौर पर अंग्रेज ऐसा किया करते हैं और अपने मन में खुश होते हैं। सारे साम्राज्य थोड़े या बहुत एक ही तरह के होते हैं, इस जनता को चूस कर पनपते हैं। लेकिन रोमनों और अंग्रेज़ों में एक बात बिल्कुल समान है और वो ये कि दोनों में सूझबूझ की कमी है। बन ठन कर और अपने आप में मस्त होकर ये विश्वास करते हुए कि सारी दुनिया ख़ास तौर से इन्हीं के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, ये लोग शंकाओं और कठिनाइयों से परेशान न होते हुए भी ज़िंदगी गुजारते हैं।